Hello everyone. Today in analytical jurisprudence, we'll start with the concept propounded by H.L.A. Hart. Hart is also an exponent of analytical jurisprudence. So let's discuss what are the Hart's view on the subject of law under analytical school. So Hart basically rejected the theory of analytical positivism propounded by the Austin. ठीक है, एक्सपाउंडेड हिज लीगल थ्योरी. हार्ट के हिसाब से जो लीगल थ्योरी होनी चाहिए वो बेस्ड ऑन होनी चाहिए रिलेशनशिप पे. किसके रिलेशनशिप पे? लॉ एंड सोसाइटी के रिलेशनशिप पे जो थ्योरी है लीगल थ्योरी वो बेस्ड होनी चाहिए. उसका मानना था ही बिलीव दैट लॉ, कोर्जन एंड मोरालिटी आर रिलेटेड सोशल फिनोमिना हैविंग सोशल इम्प्लीकेशंस. तो बिल्कुल सही बात है कि हार्ट के हिसाब से जो कोर्जन है, लॉ है और मोरालिटी है, वो एक एक दूसरे से रिलेटेड सोशल फिनोमिना है और जिसके कुछ सोशल इम्प्लीकेशंस भी होते हैं. तो द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, जो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ है ये हार्ट ने लिखी थी, बुक लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट होती है, बुक्स पूछते हैं कभी कभी. और इसमें इसने क्रिटिसाइज किया था ऑस्टिन की थ्योरी को. तो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ was written by H.L.A. Hart, in which he has criticized the Austin's theory of law. As per Hart, law is a system of two types of rules. ठीक है, यूनियन ऑफ विच प्रोवाइड्स की टू द साइंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस. तो हार्ट के हिसाब से जो दो रूल्स होते हैं, सिर्फ वही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है लीगल ऑर्डर का, और जो उनका यूनियन होता है वही एक तरीके से जो लीगल सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है. तो उसमें रूल्स क्या हो गए? पहले तो प्राइमरी रूल्स ने कह दिया, ठीक है, प्राइमरी रूल्स के बाद सेकेंडरी रूल्स कह दिया. तो एक प्राइमरी रूल्स जो उसने कहा कि आर ड्यूटी इम्पोजिंग, वो ड्यूटी इम्पोजिंग होते हैं, जैसे जो जो बाइंडिंग होते हैं, क्योंकि उनके पास पॉपुलर एक्सेप्टेंस होती है. तो प्राइमरी रूल्स क्या होते हैं? ड्यूटी इम्पोजिंग होते हैं, बाइंडिंग फोर्स उसमें होता है क्योंकि वो पॉपुलर एक्सेप्टेंस होती है. जैसे किनशिप हो गया आपको, ठीक है, किनशिप हो गया, और फैमिली के बीच में जो रिलेशन हो गया, सोसाइटी या इंडिविजुअल के बीच का एक रिलेशन हो गया, जो ड्यूटी इम्पोज करते हैं. बट ये ड्यूटी इम्पोज करने के लिए उनके कोई अथॉरिटी नहीं होती है उनके पास. ठीक है, ये है प्राइमरी रूल. सेकेंडरी रूल क्या होता है? कन्फर पावर. ठीक है, तो प्राइमरी रूल जो होता है वो पावर कन्फरिंग होता है, तो उसके ऊपर अथॉरिटी होती है. तो सेकेंडरी रूल तो देख लिया जाए तो ऑथेंटिकेटेड है, बट प्राइमरी रूल्स का कुछ लॉजिक समझ नहीं आता, क्योंकि प्राइमरी रूल्स ड्यूटी इम्पोज जरूर करता है, बट उस ड्यूटी के ऊपर कोई भी तरीके की अथॉरिटी नहीं है जो उसे चेक कर सके. सो दीज रूल्स बीइंग एन अनऑफिशियल रूल्स, कोई ऑफिशियल रूल्स तो है नहीं, तो दीज रूल्स बीइंग एन अनऑफिशियल रूल्स सफर फ्रॉम थ्री मेजर डिफेक्ट्स. पहले तो इनमें अनसर्टेनिटी होती है, दूसरी स्टैटिक कैरेक्टर होते हैं, तीसरी इनएफिशिएंसी होती है. ठीक है, तो अनसर्टेनिटी इसलिए क्योंकि कोई 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 ऊपर से अथॉरिटी नहीं है जो इसे टेक केयर कर सके. स्टैटिक इन नेचर मतलब कोई आपने जो एक रूल सेट कर दिया है, ये बताया ही नहीं कि क्या टाइम के हिसाब से वो रूल चेंज होंगे या नहीं. तीसरा इनएफिशिएंसी होती है इनमें. तो देयर इज नो एजेंसी फॉर डिसाइडिंग अबाउट दीज रूल्स. इसलिए ये कहना कि जो लीगल ऑर्डर है वो कॉम्बिनेशन है इन दो प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स का, ये थोड़ा कहा जाए तो साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सका. सेकेंडरी रूल्स विच आर पावर कन्फेरिंग enables the legislature to manifest their policies as per the needs of the society. ठीक है, तो पावर कन्फरिंग, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि पावर कन्फरिंग के ऊपर तो अथॉरिटी है, वो सोसाइटी के नीड्स के हिसाब से रूल्स बना सकती है क्योंकि पावर है उसके पास. बट प्राइमरी रूल्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम है. हार्ट्स का जो पॉजिटिविज्म था वो एक्सप्लेन करते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ with reference to the rules of recognition, binding force of which depends upon his its acceptance. तो बहुत सही बात जो हार्ट का पॉजिटिविज्म थ्योरी थी लॉ की, उसने कहा कि जो लॉ की एग्जिस्टेंस है इन रेफरेंस टू किसका? लॉ की रिकॉग्निशन, लॉ की जो क्या बोलते हैं एग्जिस्टेंस है, वो उसकी रिकॉग्निशन से ही डिसाइड की जाएगी. रिकॉग्निशन बाइंडिंग फोर्स ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन इट्स एक्सेप्टेंस, जिसकी जो बाइंडिंग फोर्स है वो सोसाइटी की जो एक्सेप्टेंस है वही डिसाइड करेगी.
तो ऑफ कोर्स कोई भी जो रूल्स होता है, कोई भी लॉ होता है, जब तक उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती है, जब तक उसकी रिकॉग्निशन नहीं होती है, तब तक उसकी एक्सेप्टेंस में बहुत प्रॉब्लम आती है। जब आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे तो ये आप एक्सेप्टेंस और रिकॉग्निशन जो थ्योरी है इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है द वैलिडिटी ऑफ लॉ इज टू बी टेस्टेड ऑन द basis of rules of recognition which similar to Austin's conception of sovereignty. Of course law is what law is all about interpretation. तो we'll interpret it कि जैसे कि हार्ट ने कहा रिकॉग्निशन की बात हार्ट ने करी, तो रिकॉग्निशन की तरह ही बात की थी किसने, ऑस्टिन ने सॉवरेन की, कि जो सॉवरेन जो कमांड देगी वही लॉ होगा और वही एक्सेप्टेड होगा सबको। तो हार्ट ने कहा कि जो रूल्स और जो लॉ को रिकॉग्निशन मिली होगी वही रूल्स और वही लॉ जो है आपके एक्सेप्टेड होंगे। और रूल्स को रिकॉग्निशन, क्योंकि इन्होंने सेकेंडरी रूल्स की बात करी है, तो लेजिस्लेचर को दिया है पावर। क्लियर? नाउ रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन इज द सोल रूल in a legal system whose binding force depends upon its acceptance, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। एग्जाम्पल, whatever is enacted by British Queen in Parliament is a rule of recognition। तो इस बात से आप अच्छे समझ सकते हैं कि जहां पे रिटन लॉ नहीं भी था वहां पर भी जो रूल क्वीन ने बोल दिया है वो रूल ऑफ रिकॉग्निशन है और सबको उसको मानना पड़ेगा। ठीक है? अब लॉ एंड मोरालिटी पे उसका क्या व्यू था? हार्ट के हिसाब से, हार्ट डज नॉट डिनाउंस द रूल ऑफ नेचुरल लॉ इन हिज पॉजिटिविज्म। ऑफ कोर्स मतलब नेचुरल लॉ का डिनाउंस नहीं करने का मतलब है, जैसे मैंने आपको नेचुरल लॉ थ्योरी पहले पढ़ाई है, मींस उसने मोरालिटी जस्टिस को अपनी थ्योरी में डिवॉइड नहीं किया है, इंक्लूड करके रखा हुआ है। So the morality is implicit in Hart's positive law, which he described as union of primary and secondary rules। ठीक है? तो प्राइमरी हो गया ड्यूटी इम्पोजिंग, सेकेंडरी हो गया पावर कन्फरिंग। एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, individuals feel morally bound to abide by these rules both as a matter of duty and obligations। तो किनशिप की जो बात होती है, फैमिली में एक दूसरे के साथ रहने की जो बात होती है, सोसाइटी में इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के बीच का रिलेशन होता है, और उसके बाद जो जिसके पास पावर होती है वो जो रूल्स रिकॉग्नाइज रूल्स आपको बताता है जो आपको फॉलो करने होते हैं, तो ये जो है ये आपके लिए एक ड्यूटी ही है। जो, और ड्यूटी कब आप पूरी फुलफिल करते हैं? जब आपका जो मॉरल वैल्यू है वो आपको अलाउ करता है, तभी आप उस ड्यूटी को, उस ऑब्लिगेशंस को पूरा करते हैं। इसीलिए हार्ट ने कहा कि जो मोरालिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम लॉ की बात करें तो। फिर लॉ एंड मोरालिटी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज Austin totally devoid of using this morality, correlating this morality with the law। ठीक है? Balance has to be drawn between the freedom of individuals to have intellectual and artistic freedom and the duty of law to protect society from depravity and corruption। मीन्स इंडिविजुअल के पास फ्रीडम है कि वो अपना जो इंटेलेक्चुअल का यूज कर सके, आर्टिस्टिक जो उसके पास पावर है उसका यूज कर सके, मीन्स उसको इस तरीके पर्सनल फ्रीडम होनी चाहिए। और सोसाइटी का क्या काम है जो, और आपका लॉ का क्या काम है? लॉ का काम है टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी फ्रॉम डिप्रेविटी एंड करप्शन। डिप्रेविटी का यहाँ मतलब हो गया कि किसी कोई व्यक्ति किसी भी अपने पर्सनल जो उसके राइट्स हैं उसको अवेल करने से डिप्राइव ना हो जाए, मतलब छूट ना जाए। तो ये है आपका लॉ का काम बेसिकली। ही एक्सेप्टेड दैट मोरालिटी इज अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ सोसाइटी and the law has a function to ensure that morality of society does not disintegrate। He further added that law's function is only the last line of defense। ठीक है? Other attempts to present the accepted morality should come forth with the society itself through education etc। So morality बहुत important condition थी, हार्ट ने बताया सोसाइटी के लिए, और लॉ को फंक्शन करने के लिए भी मोरालिटी को बहुत जीवित रखना बहुत ज़रूरी था। और जो इंडिविजुअल है
उसको उतनी फ्रीडम देनी चाहिए जो कि वो अपने अपने आप को ग्रो कर सके और सोसाइटी को भी ग्रो कर सके। और उसका सबसे इम्पोर्टेंट मीन्स होता है एजुकेशन। तो उसने एजुकेशन के राइट की भी बात करी कि अगर लोग एजुकेटेड होंगे तो अपनी ड्यूटीज को भी समझेंगे और जो है अपने जो राइट्स हैं उनको भी समझेंगे, और जो उनके ऊपर लेजिस्लेचर ने जो लॉज बनाए हैं उनकी ऑब्लिगेशन करने का भी वो इम्पोर्टेंट समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका जो प्रिंसिपल थे। बेसिकली अब ये देख लेते हैं कि हार्ट का जो कॉन्सेप्शन ऑफ पॉजिटिविज्म था वो किन किन चीज़ों के अराउंड घूम रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ही एक्सेप्टेड लॉ एज अ कमांड एज एडवोकेटेड बाय बेंथम एंड हिज डिसिप्लिन ऑस्टिन। सो कमांड फॉर हार्ट, command is not from the sovereign any individual, it is from the legislature, right? He believed that analysis of legal conceptions are worth pursuing as distinguished from mere sociological and historical inquiries। ठीक है, तो लीगल जो कॉन्सेप्ट है उनको समझना, उनको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है इन कंपैरिजन टू हम सोशोलॉजिकल और हिस्टोरिकल इंक्वायरीज पे ध्यान दे। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि सोशोलॉजिकल और हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जो जूरिस्प्रूडेंस है उनको ये मतलब इनको ये पसंद नहीं है हार्ट को। द जुडिशियल डिसीजंस वर टू बी डिड्यूस्ड फ्रॉम प्री डिटरमाइंड रूल्स विदाउट recourse to social aim, objectives, policy and morality. Moral judgment cannot be defended by rational argument, evidence और proof। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो मॉरल जजमेंट होते हैं जिनको हम मॉरली सोच सकते हैं, अपने दिल से अपनी भावनाओं से सोच सकते हैं, उन उन बातों में हमें रेशनल आर्ग्यूमेंट की, रेशनल आर्ग्यूमेंट मतलब रीजन और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, द लॉ इट इज एक्चुअली लेड डाउन हैज टू बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम लॉ it ought to be, as we have discussed when we were discussing analytical school of law and Austin ne bhi ki as per Hart also they are concerned with law as it is, means law in its present time, they are not at all concerned with law as ought to be, means law कैसा होना चाहिए as per the need of the society। इन्हें उससे मतलब नहीं था, इनके हिसाब से law जैसा है law को वैसा ही ट्रीट करना चाहिए। अब हम देखते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट है इसमें हेंस केल्सन। हेंस केल्सन भी एक एक्सपोनेंट है एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ के, और उनका बहुत ही फेमस थ्योरी है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। सो व्हाट इज प्योर थ्योरी ऑफ लॉ? ही बेसिकली इंसिस्टेड ऑन सेपरेशन ऑफ लॉ फ्रॉम पॉलिटिक्स, sociology, metaphysics and all other extra legal discipline। So as the word itself suggests, pure theory of law means कि only he want to discuss only about law, and he was not in a favor of combining law with any other social sciences, metaphysics like morality, politics, sociology, etc. He was also not in a favor of widening the scope of jurisprudence by correlating it with all social sciences। ठीक है, and he wished to create a pure science of law devoid of all moral and sociological consideration। So morality की बात करें तो केल्सन एंड ऑस्टिन की जो थ्योरी ऑफ लॉ थी उसमें मोरालिटी का कहीं भी जिक्र नहीं था। he also discarded the notion of justice as an ethical element of law because many law do not just may still continue as law। so as per Austin, जो हेंस केल्सन है उन्होंने भी कहा कि ये जो एथिकल है और जस्टिस की बात हम करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, इसका लॉ में कोई भी जो है कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि कई लॉ ऐसे भी एग्जिस्ट कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में जिन जो जस्ट नहीं है बट वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। ही बिलीव दैट अ थ्योरी ऑफ लॉ शुड बी यूनिफॉर्म। ठीक है, the theory of pure science of law is also known as theory of interpretation। ठीक है, the theory of pure science of law is also known as theory of interpretation। pure theory of law must be free from politics, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, sociology, history, etc। though he did not deny the value of these branches of knowledge।
ठीक है, उसने कहा ठीक है, ये जो ब्रांचेस हैं नॉलेज की ये अपनी जगह पे एकदम सही है, बट इनका जो कोरिलेशन है वो लॉ से करना लॉ के लिए सही नहीं है। ठीक है, ही ओनली वांटेड दैट लॉ शुड बी क्लियर ऑफ देम, मींस सारे जो एक्स्ट्रा ये सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट है इनसे लॉ को फ्री रखना चाहिए। लॉ एज अ नॉर्मेटिव साइंस ऑफ लॉ एज अ नॉर्मेटिव साइंस, ये इनकी जो थ्योरी है इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम natural science which are based on cause and effect such as law of gravitation। ठीक है, तो केल्सन ने कहा कि जो लॉ ऑफ नेचुरल साइंस है उसको, जो लॉ है हमारा, लॉ एज अ नॉर्मेटिव साइंस से अलग रखना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ जो नेचुरल साइंस है वो बेस्ड होता है किस पे, बेस्ड होता है कॉज एंड इफेक्ट पे, लॉजिक पे, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। नेचुरल साइंस कंसर्न विथ इज, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो इन्होंने इसको इज को टर्म दिया, इज मींस डैश कॉमा सीएन, डैश सीएन, ठीक है, डैश सीएन को इन्होंने इज कहा। और साइंस ऑफ लॉ इज नॉलेज ऑफ व्हाट लॉ ought टू बी, वो था डैश सोलन, डी एस डैश एस ओ एल एल ई एन, डैश सोलन। इट इज द ought कैरेक्टर विच प्रोवाइड्स नॉर्मेटिव कैरेक्टर ऑफ लॉ। तो बाद में इन्होंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि जो जब इन्होंने नॉर्मेटिव थ्योरी दी अपनी लॉ की, तो क्लियर भी कर दिया कि जो ऑट कैरेक्टर है कि लॉ को कैसा होना चाहिए, वही बेसिकली इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ लॉ का। लाइक ऑस्टिन, केल्सन ऑल्सो कंसीडर सैंक्शंस एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लॉ, ठीक है, बट ही प्रिफर्स टू कॉल इट नॉर्म। ठीक है, norm, according to him law is a primary norm which stipulates sanctions। सो जब भी नॉर्म की बात आएगी, आपको कहीं पर भी कोई डेफिनेशन ऐसी नजर आ रही है जहाँ पे प्योर की बात है, नॉर्म्स की बात है, तो आप समझ जाइएगा कि वो डेफिनेशन हेंस केल्सन की ही है, क्योंकि इतनी सारी डेफिनेशंस होती हैं, इतने सारे होते हैं, आपको याद करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हर जो पॉलिटिकल थिंकर है ये जूरिस्प्रूडेंस में, उसके कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, वो आप याद रखेंगे तो आपको उसकी डेफिनेशन को समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं नॉर्म क्या है। नॉर्म इज अ रूल फॉर बाइंडिंग और फॉर बाइंडिंग एंड प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन बिहेवियर, लीगल ऑर्डर। ठीक है, लीगल ऑर्डर इज हायरार्की ऑफ नॉर्म्स हैविंग सैंक्शंस, and jurisprudence is the study of these norms which comprises legal order। तो उन्होंने कहा ये नॉर्म कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ रूल्स हैं जो कि एक लीगल ऑर्डर में हैं, और इन रूल्स को पढ़ना, नॉर्म्स को समझना ही जो है लीगल ऑर्डर कहते हैं हम इसको। देयर इज नथिंग। अब इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, ये हमेशा याद है, ग्रंड नॉर्म, GRUND, ग्रंड नॉर्म जो कॉन्सेप्ट है वो हैंस केल्सन का है, और वो भी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में। तो इसमें इन्होंने क्या किया, एक पिरामिड, मैं आपको दिखाती हूँ, एक पिरामिड शेप स्ट्रक्चर बनाया। ये देखिए एक पिरामिड जो है ये, इन्होंने कहा कि जो लीगल ऑर्डर है दिस इज लाइक दिस ओनली, ये एक पिरामिड की तरह है, और इस पिरामिड में जो सबसे ऊपर जो बेस है, ये जो सबसे ऊपर का पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एज ग्रंड नॉर्म। सबसे ऊपर आपका है जो नॉर्म, जो सबसे ऊपर नॉर्म है जिसे ग्रंड नॉर्म कहते हैं, जो नीचे की सारी अथॉरिटीज जो हैं वो अथॉरिटीज अपने जो लीगल और लॉ का जो सोर्स है वो इस ऊपर वाले ग्रंड नॉर्म से लेती हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी लीगल ऑर्डर में होता है वो है ग्रंड नॉर्म। अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें, because this is just an hypothetical situation created by Hans Kelsen, so but we have to interpret it because law is all about interpretation। so if we'll interpret it कि ये जो ग्रंड नॉर्म है, अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में हम इसे देखें तो ये क्या है, सो हम इसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो हमारी जितने भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और आपके जुडिशरी है, अदर जो पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट है या जुडिशरी है, वो सारे जो अपने रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसी मेकिंग पावर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव कर रही हैं। तो बिकॉज दिस इज
hypothetical situation, but we have to correlate it with a real situation. That's why I correlated it with Indian perception. तो इन इंडियन परसेप्शन अगर हम देखें तो ग्रैंड नॉर्म जो है वो क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो ग्रैंड नॉर्म जो है वो बेसिक नॉर्म है जो कि एपेक्स पे होगा, जैसा भी मैंने आपको दिखाया था। द सबऑर्डिनेट नॉर्म्स आर कंट्रोल्ड बाय द नॉर्म्स सुपीरियर टू देम इन हायरार्की ऑर्डर अंटिल इट रीचेस द ग्रैंड नॉर्म। तो मैंने तो आपको इंडिया का एक एग्जाम्पल दिया है, वो जगह जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है वहां पे एक ऐसा लीगल ऑर्डर, एक ऐसा नॉर्म, एक ऐसा लॉ जो कि क्वीन या कोई अथॉरिटी डिस्क्राइब करती है, उसकी रिकॉग्निशन और एक्सेप्टेंस धीरे धीरे करके ग्रैंड नॉर्म की स्टेज तक पहुंच जाती है। और जब वो ग्रैंड नॉर्म की स्टेज तक पहुंच जाती है तो वो एक बेसिक नॉर्म हो जाता है। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी अगर आप देखिए तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है बनने का। और जो फ्रीडम स्ट्रगल के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो अगर हम देखें तो फ्रीडम स्ट्रगल में प्री इंडिपेंडेंस जितने हमारे लॉज थे, अगर हम उनको बेस से उठा करके देखें तो हम पाएंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बेस से लेकर के ग्रैंड नॉर्म तक पहुंचने में एक बहुत लंबा समय लगा है। ठीक है, सो ग्रैंड नॉर्म नीड नॉट टू बी सेम इन एवरी लीगल ऑर्डर, बट इट मस्ट बी नेसेसरली देयर। होना जरूर चाहिए, सेम नहीं होगा हर लीगल ऑर्डर में, बट होना जरूरी है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और द विल ऑफ द डिक्टेटर। So this is all about analytical school of law. In next session we'll discuss historical school of jurisprudence. If you have any doubt you can ask me in comment, I'll reply. Thank you.